जी दोस्तों, नमस्कार। आपका वापस स्वागत है हमारे चैनल TMCA एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। चलो, तो वैसे तो मैं CA फाउंडेशन की लॉ की क्लास ले रहा हूँ। एट द सेम टाइम इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम इनकम टैक्स CA इंटरमीडिएट वालों के लिए भी क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं, राइट। ऐसे तो मैं पहले 5-6 क्लासेस ले चुका था, लेकिन बिकॉज ऑफ नोट्स की शॉर्टेज थे, मैं इसको नोट्स बनाते हुए और सेक्शन वाइज, जैसे कि मैंने फाउंडेशन के नोट्स बनाए थे तो बच्चों ने मुझे कहा था भाई कि सेक्शन वाइज आप नोट्स बनाओ इनकम टैक्स के भी। तो मैंने अपने वीडियोस को रोक दिया था और सेक्शन वाइज नोट के साथ वापस अपने वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ टैक्सेशन सब्जेक्ट के साथ, जो कि आपका CA इंटर लेवल का सब्जेक्ट है, राइट। वैसे तो ये टैक्सेशन सब्जेक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग चलता है, राइट। 1961 के अकॉर्डिंग, लेकिन ये टैक्सेशन सब्जेक्ट आपके CA इंटर के अंदर है, राइट। CS के अंदर भी है, राइट। और BCom MCom के अंदर तो है ही है। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आज की तारीख में, उन सब में इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा वेटेज लेके आता है, मार्क्स का वेटेज लेके आता है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिनमें कॉमर्स या फाइनेंशियल किसी न किसी रूप से इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे टैक्सेशन का इन्वॉल्वमेंट है। मैं खाली इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं टैक्सेशन ये भी कह दूँ आपको, इवन GST भी इसमें है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट उतना का उतना ही है, राइट। मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके आया इनकम टैक्स GST के। मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं, GST इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2, राइट। उसके ऊपर मेरा नोट्स के ऊपर वर्किंग चल रहा है, और जैसे वर्किंग स्टार्ट होंगे मैं वहाँ से रिज्यूम कर दूंगा GST का भी, राइट। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अब बात कर रहे हैं हम इनकम टैक्स की, बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेशन का हिस्सा है जो कि, राइट। वैसे तो मैंने वीडियो डाल रखे थे, बेसिक कंसेप्ट के भी वीडियो डाल रखे हैं, और बोर्ड पे, मतलब मैं बोर्ड पे पढ़ रहा था उस टाइप की वीडियो है। और अब जैसे मैं टैब से कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरे नोट्स से कंटिन्यू कर रहा हूँ, और उस वीडियोस में अंदर मैंने बेसिक कंसेप्ट के भी वीडियो डाले हैं, इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम के वीडियो डाले हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस की वीडियो डाले हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के वीडियो डाले, राइट। आप चाहो तो उनको भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल अवेलेबल है हमारे चैनल्स के ऊपर। और अब मैंने नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स जिस पर वर्किंग प्रोग्रेस था वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं, और वो नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे TMCA हमारे चैनल पे। और उन नोट्स के अकॉर्डिंग मैं वापस लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। जो वापस लेक्चर स्टार्ट करने का मतलब हुआ, मैं बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे जितने भी लेक्चर हैं, राइट। इन नोट्स के साथ मेरा लेक्चर वापस शुरू करने का मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ये है कि ये मेरे नोट्स है वो एक्यूरेट सेक्शन वाइज नोट्स बनाए मैंने। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनकम टैक्स के अंदर कि सेक्शन याद नहीं रहती, सर कौन सी सेक्शन कहाँ जाती है, इसका रिकमेंड, इस सेक्शन का लिंकअप किसी और सेक्शन के साथ लिंकअप हो जाता है, और एकदम से दूसरी सेक्शन बीच में आ जाती है, फिर वापस छोटी सेक्शन बीच में आती है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो मैंने नोट्स के अंदर क्या कर दिया, उनको सीरीज़ वाइज कर दिया, ताकि आपको याद रखने के लिए बहुत ही आसानी हो, और आप उसको अच्छी तरह याद भी कर सके, और एग्जाम के लास्ट दिनों में आप उसको रिवाइज, बहुत अच्छे से रिवाइज करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको, मेरे वीडियोज़ जैसे जैसे खत्म होंगे वैसे वैसे नोट्स अपलोड हो जाएंगे, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। चलो, इनकम टैक्स, और उसी प्रकार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे जिसमें फाइनेंशियल और अकाउंट्स और इस तरीके की जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जहाँ टैक्सेशन सब्जेक्ट आपका एक वेटेज रखेगा, ये नोट्स अगर आप पढ़ के चले गए, इन नोट्स के अकॉर्डिंग आपने तैयारी कर ली, तो आप मेरे हिसाब से आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हो, आपको वहाँ कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने इसके अंदर लेते हुए चला हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं रखे नोट्स को, ज़्यादा छोटे नहीं किए, क्योंकि ज़्यादा छोटे करेंगे तो आप कोई ना कोई कंसेप्ट को मिस कर जाओगे। और उस एवरेज एक्यूरेसी के साथ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अराउंड 80% का कवरेज लेके मैंने नोट्स बनाए हैं। उसके बाहर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, कुछ 5-10% ऊपर नीचे आप समझ सकते हो, राइट। इतनी गारंटी नहीं ले सकते कोई। और इन नोट्स के अंदर आपको सेक्शन वाइज है, पैरा वाइज है, एक एक क्लॉज है, उसका एक्सप्लेनेशन है, राइट। जैसे जैसे पढ़ाते चलेंगे आपको समझ में आता चलेगा क्या है, और उसी नोट्स के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते चलेंगे, और उसी चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, उसके साथ वापस, जैसे मैं ये फाउंडेशन में भी कहता हूँ, हमेशा IPSC में भी कहता हूँ, इंटर में जो आपके हैं इसमें भी कहता हूँ, और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों को भी मैं कहता हूँ कि आप चाहे
कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बीकॉम हो, एमकॉम हो या कोई भी हो, अगर आपको टैक्सेशन सब्जेक्ट आपका एक सब्जेक्ट है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर वो बीकॉम में आया तो वो एमकॉम में भी आएगा, एमबीए में भी आएगा, राइट। तो उसको अपना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको उसका बेसिक जो कंसेप्चुअल नॉलेज है उसका, वो आपको एकदम अच्छी तरह से आपके दिमाग में वो सेट हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अच्छी तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा, ना कि एग्ज़ाम पर्पस से पढ़े, बल्कि उसको समझने के लिए, उसको नॉलेज के रूप में, उसको ज्ञान के रूप में अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वापस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जिसको भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जो भी बीकॉम्स के एग्ज़ाम हो या जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी, इवन CS वालों के लिए भी, यू शुड रिकमेंड ICI नोट्स। आपको ICI नोट्स को रिकमेंड करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ICI नोट को आपको रेफ़र करना चाहिए, और आप भी आगे कोई आपसे पूछो तो आप उनको रिकमेंड करें। ICI जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, उसकी जो इंटर की बुक है, जो इनकम टैक्स की जो मॉड्यूल है, आप उसको रेफ़र कीजिए। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी प्रारूप में उसमें दे रखा है, बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक चीज़ें उसमें डाल रखी है। आप उसको पढ़िएगा, उसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन सारे दे रखे। उसके अलावा मेरे नोट्स आपके पास है, उसके अलावा और कोई ऑथर्स के आपकी बुक्स आपको जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने तो ईजिली हो जाएंगे। अगर आपने उस मॉड्यूल को कर लिया और नोट्स को कर लिया, मेरे हिसाब से दुनिया में कोई क्वेश्चन होगा जो आप, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको इनकम टैक्स के अंदर आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इंटर लेवल तक की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल लेवल वाले बच्चे इसमें, ठीक है। अगर किसी का बेसिक कंसेप्ट, अगर जैसे कि सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी फाइनल लेवल, CA फाइनल लेवल, CS फाइनल लेवल के अंदर नहीं इतना पढ़ाया जाता, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी को, ठीक है, इसमें से। बाकी BPV जो है, जो यहाँ पर है, जो बिजनेस प्रोफेशन इनकम है, अदर सोर्सेज इनकम है, जो कोर्स इंटर लेवल में है, उसी का हाई वर्जन क्या है उसी का जो वो है, वो तो है ही है, उसका कुछ % अप कर दिया, हाइक कर दिया, 20 से 30%। वो कहाँ पर है, CA फाइनल के अंदर है। तो वैसे कोई बड़ी उसमें हवा बनाने वाली बात नहीं। इंटरनेशनल टैक्सेशन एक एक्स्ट्रा चीज़ है, और मैं वेरी सुन इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर भी वीडियोस बना के मेरे नोट्स के साथ मैं डालूंगा, राइट। चलो, अब सारी बातें हो गई, सारी बातों को रख देते साइड में। बेसिक एकदम सिंपल अच्छे से बच्चों की तरह आप भी बैठे, और एक सिंपल सी थ्योरी के साथ हम स्टार्ट कर देते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा आपको कुछ नहीं आता, आप ये सोच के पढ़ना कि आपको कुछ नहीं आता, राइट। क्योंकि क्या होगा, अगर दिमाग में कोई और आपने कचरा भर रखा होगा, और यहाँ से मैं पढ़ाऊंगा और उसको उसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो बहुत मैसअप हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपने कचरे को साइड में रख दीजिए। कचरा, अगर आपको वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें मिली हुई है तो आप उसको गेन कर रख सकते हो, कीप कर सकते हो, बाकी आप इसको साइड में कीजिए। और मैं ये सोच के पढ़ाऊँगा कि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, मेरे सामने जो बच्चे बैठे वो जस्ट फाउंडेशन या CPT पास करके आए हुए बच्चे बैठे हैं, मेरे सामने जो बच्चे वो कम्पिटिटिव एग्जाम में करना चाहते हैं, जिनको ABCD भी इनकम टैक्स की नहीं आती, राइट। सिर्फ नाम सुन रखा है। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, टैक्सेशन का 0 से स्टार्ट करूंगा। बेसिक कंसेप्ट मेरा एक वीडियो आ चुका है, मैं वापस इस वीडियो को वापस इसलिए डाल रहा हूँ ताकि क्या हो, मेरे नोट्स के साथ आप इसको कंटिन्यू कर सके, राइट। और नवंबर में एग्ज़ाम है, या जहाँ पे भी एग्ज़ाम है आपका, जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम है, जो भी डेट आपकी रखी है, और 100% मैं 1-1.5 महीने में कोर्स करवा दूंगा, और उसी के साथ हम चलेंगे, राइट। चलो, अब बातें खत्म कर देते, इनकम टैक्स एक्ट स्टार्ट कर देते। सर, ये इनकम टैक्स एक्ट है क्या? बिल्कुल, वो चीज़ समझने से पहले सबसे पहले आपको ये बात तो पता होगी कि ये जो चीज़ हम इनकम टैक्स एक्ट के जो नाम है, जो चीज़ है, जो मशीनरी है, जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम किस में से पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर टैक्सेशन का एक ये पार्ट है, हमें इतना पता है, टैक्सेशन का पार्ट है, आपको इतना पता है, बस यही बात मैंने पकड़ के आपकी यहाँ से शुरू कर दी है। चलो शुरू करें, लेके हरि का नाम, बिल्कुल शुरू करते हैं। चलो, व्हाट इज़ टैक्स? नोट्स के अंदर पहली चीज़ें क्या है, व्हाट इज़ टैक्स, यानी सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि सर हमें इतना तो पता है ये टैक्स का कोई पार्ट है, बस इतना ही पता होना चाहिए था। आगे का तो मैं बताऊंगा आपको, इतना आपको पता होना चाहिए कि टैक्स का कोई पार्ट है या कोई सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये टैक्स होता क्या है? सर टैक्स माने कर, हिंदी में इसको कर कहते हैं। कर का मतलब सर, जब कोई गवर्नमेंट आप किसी इंडिविजुअल से पैसा वसूल करती है उसको बोलते हैं कर। सर पहले इसको लगान भी कहते थे, सर आज की तारीख में इसको टैक्स कहते हैं। और ये कुछ नहीं है सर, ये गवर्नमेंट सिर्फ हमको लूट रही है। मतलब एक कॉमन सेंस की बात बताता हूँ, राइट, जो आपको नॉर्मली जो आपके अंदर सवाल उठते हैं, राइट। तो व्हाट इज़ टैक्स? तो ठीक है, आपकी बात को आगे लेके चलते हैं। तो पढ़ते हैं लॉ में, कानून में टैक्स का मतलब क्या लिखा हुआ और एक्चुअल में टैक्स का मतलब क्या है वो पढ़ते। प्रांतीय बातें तो आपने बहुत सुन रखी होगी, अब पढ़ते हैं क्या है। तो टैक्स आर लेविड बाय
द गवर्नमेंट। बिल्कुल एक भ्रांति, एक बात तो आपने जितनी बातें सुनी एक बात तो सही है सर, ये गवर्नमेंट लेती है हमसे, आपकी बात एकदम सही है, गवर्नमेंट लेती है। टैक्स आर लेविड बाय, लेविड का मतलब लागू करता है, कल इस पर चार्ज करता है, लगता है, यानी टैक्स लेविड बाय, लगाता कौन है, गवर्नमेंट, यानी टैक्स आप पे लगाता है कौन, गवर्नमेंट, टू मीट, किस लिए, उनका पर्पस क्या है, टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। सर ये क्या है, ये कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी, सरकार आपसे कर के रूप में, टैक्स के रूप में पैसा लेती है, चार्ज करती है, लेवाइड करती है, वो पैसा आपसे लेती है, उन पैसों का उपयोग, उनका उद्देश्य जो कानून में लिखा हुआ है, उनका उद्देश्य टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी की, समाज की जो कॉमन, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर है, जैसे लाइट, रोड, पानी, बिजली, मतलब लाइट आ गया, बिजली आ गया, रोड लाइट, समझ रहे मेरी बात, तो ये जो आपको फैसिलिटीज़ देनी है, राइट है, जो गरीबों को खाना हो गया, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हो गए उनको, आरक्षित जो लोग हो गए उनको क्या बोलते हैं उसको, राशन वाले जो हो गए उनको, समझे मेरी बात, जो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो फैसिलिटीज़ देती है, जो नॉर्मल वेलफेयर के जो खर्चे हैं, जो एक समाज को चलाने के लिए दिन रात के जो खर्चे हैं, उन खर्चों को चलाने के लिए, उनको क्षतिपूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है, एक कर लेती है। वो बोलती है कि भैया जितना दायित्व हमारा है वो एक्चुअल में दायित्व आप लोगों का है कि 130 करोड़ की जनसंख्या है, आप सब थोड़ा 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 जो पैसा कमा रहे हैं, एक लिमिट है, उस लिमिट से पैसा कमा रहे, आप अपना आप जो इनकम कमा रहे हो पूरे साल के अंदर, उसमें से कुछ हिस्सा हमें आप दे दीजिए, उस हिस्से का हम क्या करेंगे, पूरे समाज, पूरे भारतवर्ष के डेवलपमेंट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए हम क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ हम एजुकेशन के लिए भी डालेंगे, कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे भी, कुछ गरीब बच्चों को खाना भी खिलाएंगे, समझ मेरी बात, तो हम अपलिफ्ट करेंगे लाइफ किसकी, हमारे भारतवर्ष की, समझ रहे हो। तो ये समाज के खर्चों के लिए, जो समाज की जो कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर उनको मीट करने के लिए जो पैसा लिया जाता है गवर्नमेंट को, उसी को बोला जाता है टैक्स। उसको क्या बोला जाता है, टैक्स। अभी तक मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। खर्चे, पूरे साल में आपने जो पैसा कमाया उसका कुछ हिस्सा दे दो, फिर अलग अलग तरीके से पैसे मांगते हैं, वो खाली एक ही चीज़ बोलते ठीक है भैया साल का पूरा कमाया, पूरे साल में से हम कुछ हिस्सा आपको देते तो हो जाएगा क्या काम, कि नहीं भैया ऐसे नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। आप कोई चीज़ खरीदते हो, कुछ चीज़ बेचते हो, उसमें से भी हम कुछ लेंगे। आप रोड यूज़ करते हो तो रोड्स का भी हम कुछ लेंगे। आप एंटरटेनमेंट, कहीं आपको एंटरटेनमेंट मूवी आप दिखा रहे हो, बना रहे हो, उसमें उनसे अलग लेंगे हम। अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऑक्यूपेंसी, अलग अलग तरीके से जो लोग काम करते, व्यवसाय करते, उनसे अलग अलग तरीके का टैक्स कलेक्शन हम करेंगे। अभी हम आपको इतना कह रहे हैं कि आप ये जो टैक्स है ये हम आप पे लगा रहे हैं ताकि हम क्या करें, जो कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर है उसको हम मीट कर सकें, उसकी क्षतिपूर्ति कर सकें। समझे मेरी बात, क्या टैक्स का मतलब समझे। टैक्स लेता कौन है, गवर्नमेंट लेता है। लेता किस लिए, जो समाज के जो खर्चे हैं, जो उसको मेंटेन करने के, समाज को मेंटेन करने के जो खर्चे हैं, उस खर्चों को मीट करने के लिए सरकार आपसे पैसा लेती है, उसको बोलते हैं टैक्स। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आई। सर ये टैक्स होते हैं, जैसे आपने बोला अलग अलग तरीके से, तो एक्चुअल में सर होते कितने प्रकार के, तो मैंने बोला टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने प्रकार के। टाइप्स ऑफ टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा सर ये डायरेक्ट टैक्स यानी डायरेक्ट लिया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स यानी इनडायरेक्टली लिया जाएगा। बिल्कुल यार, आप तो बहुत ज़्यादा होशियार हो। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली लेवाइड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, उनको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। यानी सीधी आपकी इनकम या आपकी वेल्थ है, उसके ऊपर जो लेवाइड हो, उसके ऊपर जो चोट मारे, वो टैक्स क्या बोला जाता है, डायरेक्ट टैक्स। यानी आपकी इतनी इनकम हुई, 10 लाख की इनकम हुई, मैंने बोला 10 लाख में से 1 लाख भैया मेरे को दे दो, सीधा सीधा दे दो, देखो फालतू की बातें अपन नहीं करेंगे। 10 लाख की आपकी इनकम है, उसमें से 1 लाख मुझे दे दो या 50,000 मुझे दे दो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट आपकी इनकम पे हिट किया, दैट मीन्स डायरेक्ट टैक्स। तो सर ये इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, टैक्स लेवाइड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, यानी डायरेक्टली हिट नहीं करेगा ये आपके, लेकिन आप जो गुड्स, जो माल और जो सर्विसेज, जो सेवाएं, ठीक है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं सर्विस देता हूँ, तो मैं उस जो सर्विस मैं दे रहा हूँ, उस सर्विस का मेरा दायित्व बनता है। सरकार मुझसे कहती है कि जो आप सर्विस मार्केट में दे रहे हो, यानी एक आपको प्लेटफॉर्म मिला, यानी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप मार्केट में सर्विस दे रहे हो, यानी आपने प्लेटफॉर्म यूज़ किया, भारत की ज़मीन यूज़ की, आपने मार्केट में एक समाज, आपको डेवलप मार्केट मिला हुआ, उस मार्केट में आप अपना काम कर रहे हो, उससे जो इनकम कमा रहे हो उसका कुछ % हमें और दे दो आप। तो मैंने कहा आप मेरी डायरेक्ट इनकम पे भी हाथ डाल रहे हो और
ये जो मैं सर्विस दे रहा हूँ जिससे मैं वो इनकम कमा रहा हूँ उस पर भी हाथ डाल रहा हूँ। तो बोले कि देखो भैया यही तो रूल है, जो डायरेक्ट पे डाल रहा हूँ तो उसको बोला जाएगा डायरेक्ट टैक्सेशन, लेकिन जो सर्विस आप दे रहे हो उस पर जो मैं पैसा लूँगा उसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन। एक्चुअल में जो सर्विस आप दे रहे हो उसका टैक्स जो आपसे हिस्सा ले रहा हूँ मैं, वो आप नहीं पे कर रहे हो, वो पे कौन कर रहा है? जो अल्टीमेट कंज्यूमर, जो सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, जो सर्विस का क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिशियल है, उससे हम पैसा ले रहे हैं। वो सारा पार्ट पढ़ेंगे हम जीएसटी और ये जो है ना, जो पहले वैट होता था, एक्साइज तो होता था, कस्टम होता था, है ना, जो अब क्या हो गया जीएसटी और कस्टम रह गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन अलग हो गया। ठीक है, आप तो समझे दो तरीके के टैक्सेशन है, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो आपके इनकम पे सीधा आपका हमला डाले वो है डायरेक्ट, और जो आप गुड्स और सर्विस मार्केट में उसका क्या करते हो, उसकी प्राइस पे जो चीज़ लगे वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आगे बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, यानी डायरेक्ट टैक्स में मैंने बोला आपने 10 लाख रुपए कमाया, उस पे 1 लाख रुपए मेरा बनता है, आप मुझे दे दो। मैंने बोला यार 1 लाख रुपया ये है, ये मैं नहीं दूंगा, वो फलाना आदमी देगा। नहीं कर सकते, आपकी इनकम पे आपको ही टैक्स देना है। डायरेक्ट टैक्स का सीधा सिस्टम क्या है, बर्डन ऑफ टैक्स है, जो टैक्स भरने का जो बर्डन है वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते, वो आपको ही देना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या है, द बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। वहाँ पे क्या होता है, जो बर्डन ऑफ टैक्स है कि भाई देना तो मुझे है पर मैं नहीं दूंगा, वो दे देगा। ऐसा आप कर सकते हो, किस किस केस में करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, जब जीएसटी पढ़ाएंगे तब उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन को पूरा एलोबरेट करूंगा। अभी सिर्फ हम बात करें डायरेक्ट टैक्सेशन। अच्छा सर, ये डायरेक्ट पे आप इतना जोर क्यों दे रहे हो? मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जो इनकम टैक्स हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट क्या है, जीएसटी है और कस्टम है। नीचे एग्जाम्पल देखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट क्या है, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, और उसके ऊपर पहले जो होता था, पहले सर्विस टैक्स भी होता था, पहले वैट भी होता था, पहले एक्साइज ड्यूटी भी होता था। ये तीनों को हट गया और इन सब में आ गया जीएसटी आ गया। समझो मेरी बात। तो जीएसटी और कस्टम इनडायरेक्ट का है। तो सर डायरेक्ट का क्या हुआ, तो डायरेक्ट का आपके सामने एक ही टैक्स बचा हुआ है, आपके लिए एक टैक्स बचा हुआ है, वो क्या है, इनकम टैक्स। यानी सर हम सीधा सीधा कह सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट यानी डायरेक्ट टैक्स एक्ट, बिल्कुल कह सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। डायरेक्ट टैक्स एक्ट के अंदर इनकम टैक्स आता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर पहले वेल्थ टैक्स भी आता था, जिसको एबलाइज कर दिया, हटा दिया गया, लेकिन अभी क्या बचा है, डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स। यानी हमको डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर अगर कोई आपको बोले इनकम टैक्स एक्ट किसका पार्ट है, तो आपका जवाब होना चाहिए वो डायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट है, क्योंकि वो सीधा आपकी इनकम पे क्या करता है, हाथ डालता है और बोलता है आपने जो इनकम कमाई उसका दायित्व, उसकी लायबिलिटी आपके ऊपर बनती है कि आप उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को दो, और वो किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता, वो किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, आगे चलिए। बिल्कुल। अच्छा, द पर्पस ऑफ टैक्स लेवाइड। अच्छा, ये जो वापस वही सवाल आई, मैंने बोला था टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी, वही बात आई कि जो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, अब हम सब बातें डायरेक्ट टैक्स की करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक जो बातें मैंने आपको कॉमन सेंस थोड़ा बताना था, इनडायरेक्ट टैक्स का बता दिया। अब मैं जो भी बातें करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूँगा, सिर्फ और सिर्फ बात करूँगा डायरेक्ट टैक्सेशन। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेशन को आपको सोचना भी नहीं है, सोचा भी मेरी क्लास में तो पाप हो जाएगा, क्योंकि आपको सोचना अभी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन। और जब इनडायरेक्ट की बात करेंगे, जब जीएसटी पढ़ेंगे, तब हम कहेंगे कि सिर्फ इनकम टैक्स की बात करनी है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करनी है, आपको डायरेक्ट की बात नहीं करनी। यहाँ पे अब स्टार्ट हो गया सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन की बात, यानी आपको सीधा सीधा एक दिमाग में एक इमेज बना के रखना है कि हमें सीधा हमला करना है अगले की इनकम पे। तो पर्पस ऑफ टैक्स ले, अच्छा ये टैक्स लेवाइड करने का, ये लेने का पर्पस क्या है, देखिएगा, इट इज़ अ बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो यही है इनकम टैक्स। क्या, इनकम टैक्स नहीं बोल सकता मैं, आपको बोल दूँ टैक्स। क्या, टैक्स। यानी ये टैक्स जो ले रहे हैं, जो कर ले रहे हैं सर सरकार, इस सरकार का मेन उद्देश्य क्या है, क्यों ले रहे हैं, क्यों, इसका पर्पस क्या है लेने का। तो ऐसे तो मैं आपको पर्पस सारे बता चुका हूँ क्या क्या पर्पस है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। क्या है पर्पस, ये है कि पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स है, बेसिक सोर्स है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का, जो सरकार के पास पैसा आएगी, खर्चा करेगी आगे सरकार, तो कोई जेब में से, बीजेपी कांग्रेस कोई जेब में से तो खर्चा करने से रही, राइट, वो आखिर आपके पैसों का खर्चा करेगी। तो आपके पैसों का लाने का, जो आपके पैसों का कलेक्शन करने का एक सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा सोर्स है क्या, रेवेन्यू का, वो है टैक्सेशन। इसलिए आपको टैक्स लिया जाता है ताकि उनके पास पैसा आए, ताकि वो क्या कर सके, उन पैसों का खर्च कर सके, ताकि वो यूटिलाइज कर सके, यूटिलाइज फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, राइट, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा।
यानी वो जो पैसा आएगा, जो कलेक्शन आपसे करेंगे, उनका यूटिलाइजेशन क्या करेंगे, वहाँ करेंगे कि जब हमारी आर्मी है उसको पैसा देंगे, हथियार गोले बारूद ये बनवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, पूल डैम वैम रोड वोड ये सब बनवाएंगे, ठीक है ना। हेल्थ केयर है, जैसे अभी कोरोना आ गया, 20 लाख करोड़ का फंड दे दिया, बजट दे दिया मोदी जी ने, तो ये लाया कहाँ से 20 लाख करोड़, समझो मेरी बात। तो ये रेवेन्यू में उनके पास पड़ा था पैसा, राइट। तो वहाँ से इन्होंने क्या किया, 20 लाख करोड़ का जरूरत पड़ी, आपदा आई, हमने हेल्थ केयर में डाल दिया। आपदा नहीं भी आती तो भी सरकारी जो जितने भी हॉस्पिटल चलती है सरकारी, उन सब का पैसा कहाँ से? अच्छा सर, हॉस्पिटल क्या भवन बनने से, खाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करने से क्या हॉस्पिटल काम स्टार्ट हो जाता है? नहीं, हर महीने वो 80 लाख 1.5 लाख रुपए उन डॉक्टर्स को देना पड़ता है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को। ऐसा तो 70,000 में काम कर लेंगे प्राइवेटली, लेकिन सरकारी में आते उनको 1.5 लाख रुपये चाहिए, क्योंकि मिल रहा है ना पैसा। तो वो सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर उनको 1.5 लाख रुपये उनको सैलरी होगी। वैसे के वैसा क्या बोलते हैं उसको, ANM क्या बोलते हैं, नर्स वर्स जो भी होती है इनके, ठीक है ना, उनके भी पैसे होते हैं। तो इस तरीके से डिफेंस और प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई के लिए बता रखा हूँ, ये सब इसका यूटिलाइजेशन है, ठीक है। टैक्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, और उनके पर्पस क्या है वसूल करने का टैक्स, वो हम पढ़ चुके हैं, राइट। आगे चलते हैं, पावर टू लेवाई टैक्स। अच्छा, ये टैक्स लेने का पावर किसी के पास? सर क्या बात करते हो, ये तो अभी आपने बताया था ये तो गवर्नमेंट के पास है, तो आप क्या बार बार हमको ये पूछ रहे हो? नहीं, गवर्नमेंट में भी कई तरीके की लफड़ा है। कई तरह के लफड़े क्या है, गवर्नमेंट अब दुनिया भर की गवर्नमेंट हो गई, कोई लोकल गवर्नमेंट अलग है, वो सरपंच परपंच अभी हमारे यहाँ बन रहे हैं, सरपंच सरपंच अलग ही अपनी राजनीति चलते हैं, फिर नगर पालिका वाले अलग चलते हैं, फिर ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है ना, इनका अलग ही मामला है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अलग ही मामला है, और MLA वैमएलए इनकी दुनिया अलग ही चलती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की दुनिया अलग चलती है तो सेंट्रल की अलग चलती है। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स है, आखिर है तो सारी सरकार, आखिर है तो सब गवर्नमेंट्स के पार्ट्स। तो अब इनके बीच बहुत कन्फ्लिक्ट होता है कि भाई ये टैक्स कौन लेगा, ये कौन वसूल करेगा। दुनिया में कल उठ के मुंह कम पड़ गया क्या, भाई सबको खाना है पैसा। कल मैं तो बोलूँ ये क्या बोलते हैं, राज्य सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ गया, तो मुंह सुबह उठा के मुंह धोते CM साहब ने कह दिया कल से एक नया टैक्स स्टार्ट। क्यों? क्या हमारे पास पावर है, गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। ऐसा नहीं कर सकती, समझो मेरी बात। ऐसे तो वो मार देंगे, अपन कुछ नहीं छोड़ेंगे अपने पास, कुछ भी नहीं, मरने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे, इतने खाओगे सारे नेता। तो पावर टू लेवाई टैक्सेशन किसके पास है, इसका एक निर्धारित सिस्टम कर रखा है, और इस सिस्टम को किसने पावर दे रखा है, वो दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान ने हमारे ये पावर दे रखा है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि भैया ये सरकार है, इस तरीके टैक्स वसूल कर सकते हो, इसके लिए आपको इतना अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ से इस एंट्री में ये टैक्स ले सकते हो, ठीक है। पढ़ते हैं 7th शेड्यूल, हमारा इनकम टैक्स पढ़ रहा है। अब हमारी सिर्फ बातें इनकम टैक्स के रिलेटेड होगी। तो इनकम टैक्स का क्या बोलता है, पावर कहाँ दे रखी है, सबसे पहले टैक्स वसूल करने की पावर कहाँ दे रखी है, और सीधा हम इनकम टैक्स की आ जाएंगे कि इनकम टैक्स की पावर किस में दे रखी है, ठीक है। 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान का आर्टिकल 246 के अंदर 7th शेड्यूल है। उस शेड्यूल के अंदर क्या दे रखा है, उसके अंदर 3 लिस्टें दे रखी है। यानी 246 आर्टिकल के अंदर पहले से ही जब अम्बेडकर जी ने बनाया था संविधान, तभी इन्होंने क्या कर दिया था, आर्टिकल 246 निकाला कि भाई पैसा लाने के लिए सरकार संविधान बनाया तो पैसा भी तो आना चाहिए। तब उन्होंने एक आर्टिकल डाला 246, उसके अंदर डाला, उसके अंदर लिखा गया 3 लिस्टें बनाई गई उसके एक शेड्यूल के अंदर, 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट बनाई गई, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। यानी ये जो टैक्स होंगे, कुछ टैक्सेस यूनियन के हिस्से में आएंगे, कुछ टैक्सेस स्टेट के हिस्से में आएंगे, और कुछ कॉन्करेंट यानी दोनों लेंगे बराबरी का या आधा आधा, जो भी इनका बीच में जो भी रेशियो सेट हो। समझो मेरी बात, ठीक है। वेयर द पावर टू मेक लॉज, वहाँ उस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि आप कानून बना सकते हो। फॉर द पर्पस ऑफ लेवाई ऑफ टैक्सेस इज गिवन इन द टू पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी उस लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सा पावर स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट सरकार के पास है, कौन सा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो क्या बना सके, कानून बना सके, टैक्स वसूल करने का कानून बना सके। समझ मेरी बात, ठीक है। यूनियन लिस्ट में क्या दे रखा है, द पार्लियामेंट। जब भी मैं पार्लियामेंट की बात करूंगा, जब मैं बात करूंगा पार्लियामेंट की, तो बात किसकी करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। द पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स कंटेन इन द यूनियन लिस्ट। यानी यूनियन लिस्ट के अंदर जो एंट्रीज, इसके अंदर क्या लिस्ट होती है ना, उनको क्या बोला जाता है, एंट्री। यानी यूनियन लिस्ट के अंदर जो एंट्रीज है, आर्टिकल 246 के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर, 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट है, उसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो एंट्रीज है, जो लिस्ट है, उन लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको दे रखा है, पार्लियामेंट को दे रखा है। पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट।
यूनियन नाम से याद रखा जाएगा। स्टेट लिस्ट यानी वो की बात, स्टेट लिस्ट के अंदर जो जो लिस्ट है, जो जो एंट्री है, उस सब का लॉ बनाने का पावर किसको दे रखा है? स्टेट लेजिस्लेचर को दे रखा है, राइट। हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉज ऑन द मैटर कंटेनिंग इन द स्टेट list. And the last one, concurrent list. Both parliament and state have the power to make laws on the matter containing in the concurrent list. यानी अब दोनों को आधा आधा दोनों को पावर है कि आप दोनों मिलकर कि पर्टिकुलर को लॉ बना सकते हो आपस में आपसी समंजस में, कि आप वो लॉ बना सकते हो टैक्स वसूल करने का। लिस्ट पर बराबर इस कॉन्करेंट लिस्ट में अभी तक कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है। स्टेट में है और इसमें है, राइट। स्टेट में लिस्ट के अंदर कुछ एंट्रीज है, वैसे का वैसा किसके अंदर है? अपने यूनियन लिस्ट के अंदर, ठीक है। जैसे कि एंट्री टैक्स हो गया, आप कहीं पे स्टेट के अंदर एंट्री हो तो स्टेट टैक्स लेती है, एंट्री टैक्स, राइट है। तो ये पावर किसको उस लिस्ट के अंदर देखा है? स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए कोई भी पावर बना सकती है, टैक्स कम ज़्यादा कर सकती है, टैक्स कब लेना है कब नहीं लेना है, किससे लेना है किससे नहीं, ये सारा पावर, ये सारा कानून, सारा लॉ कौन बना सकती है? स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो स्टेट की विधानसभा है उसके पास ये पावर है। वो क्या कर सकती है? इसके लिए लॉ बना सकती है या हटा सकती है। वैसे वैसे यूनियन में है तो वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अच्छा सर, ये हमारे इनकम टैक्स, ये किसके पास पावर है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, नोट पड़ेगा। एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 82 दे रखी है, ऑफ द यूनियन लिस्ट हैज गिवन द पावर ऑफ द टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। यानी यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 के अंदर पावर दे रखा है कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकती है? वो इनकम टैक्स वसूल कर सकती है। वो जितनी भी इनकम से हमारे सिटीजन्स की, भारत के लोगों की या भारत में कमाई गई जितनी भी इनकम है, उन इनकम के ऊपर वो टैक्स ले सकती है, लेकिन अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं ले सकता। ये आर्टिकल 246 के यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 के अंदर ही दे रखी है कि एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। समझ मेरी बात? तो सर हाँ, ये तो हमें समझ में आ गया कि इनकम टैक्स यानी इनकम टैक्स हमेशा कौन वसूलेगा? केंद्र वसूलेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलेगी, स्टेट का उसमें कोई पंचायती नहीं, कोई लेना देना नहीं है। यानी जितने भी इनकम टैक्स ऑफिसेज है, जितने भी इनकम टैक्स आयकर भवन है हमारे, जो भी उनका ऑफिस स्टाफ है, वो सब स्टाफ किसके? केंद्र सरकार के स्टाफ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ है, और वो उन्हीं से गवर्न होते हैं, उन्हीं से उनकी सैलरी आती है, उन्हीं से उनकी तनख्वाह आती है, और उन्हीं के ऑर्डर वो फॉलो करते हैं। स्टेट का उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरे सवाल का जवाब मिल गया कि इनकम टैक्स कौन हैंडल करेगा? कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल करेगी, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, यानी इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। चलो अब टोटल इनकम टैक्स पे आ जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, यानी जो लॉ बना इनकम टैक्स का, लॉ कब बना, कैसे बना, सब पढ़ेंगे अपन, सब चीज़ पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये तो बात पता चल गई कि आपको इनकम टैक्स होता है, यूनियन लिस्ट के अंदर है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वसूल करेगा। अच्छा, इस इनकम टैक्स लॉ कानून बनाने के लिए इसके कुछ कंपोनेंट है। उन कंपोनेंट की बेसिस पे वो पहिए, कंपोनेंट की बात करूँ तो गाड़ी के वो पहिए, जिन पहियों के बेसिस पे ये गाड़ी चलती है, यानी एक पहिया भी अगर हवा निकल जाएगी तो गाड़ी ऐसे हो जाएगी, राइट। तो वो पहिए क्या क्या है, वो कंपोनेंट क्या है इनकम टैक्स कानून के, इनकम टैक्स लॉ के, वो पढ़ते हैं। नंबर 1 उसके सामने आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी पहला पहिया जो मेन इसका है, हैंडलिंग चार्जेस समझ लो, गियर समझ लो, इस पूरे इस गाड़ी का, इनकम टैक्स गाड़ी का गियर बॉक्स समझ लो, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 में क्या किया गया? इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया। 1961 में क्या गया? इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया, एक कानून बनाया गया। उसके अंदर सारे प्रोविजंस, सेक्शन, सारी जो मैकेनिज्म है, कैसे वसूलेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किससे लेंगे, किसको छोड़ेंगे, वो सारी चीज़ उसके अंदर डाली गई है। यानी वो एक्ट, वो लॉ उस बेसिस पे इनकम टैक्स चलता है, राइट। चलो, द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी पूरा भारत में जो इनकम टैक्स का सिस्टम है उसको गवर्न कौन करता है, उसको चलाता कौन है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट कम इनटू एग्जिस्टेंस, समझ ध्यान रखिएगा, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं कि इनकम टैक्स एक्ट लागू कब हुआ था। अब बच्चे क्योंकि इसके पीछे 1961 है तो सारे बच्चे क्या करते हैं? 1 अप्रैल 1961
1। एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन से जो 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा 1 अप्रैल 1961। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कानून बनता है वो कानून बन के जिस साल में तैयार होता है उसके अगले साल जाके वो लागू होता है, या इन्फोर्स जब वो इम्प्लीमेंट वो अगले साल, क्योंकि जब बनते बनते तो कैसे लगेगा, समझे मेरी बात, पूरी खत्म होगा उसके बाद ही लगेगा ना, मोस्टली ये होता है। तो देखिएगा इट कम into force on 1 अप्रैल 1962। ध्यान रखना 1961 जो कानून है इनकम टैक्स का 1965 में आया था, 1962 ऑफ 1 अप्रैल 1962 में। अच्छा, ये भी सवाल आते हैं बार बार, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर क्या है, कितने सेक्शन से, कितने शेड्यूल से। कई बार बच्चों को जो पूरे सीए बन चुके हैं, फाइनल पूरा कर चुका है, सब कुछ कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनको ये भी नहीं पता कि इनकम टैक्स में को काम नहीं है ना, उनका काम पड़ता नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं काम पड़ता नहीं, तो उनको ये नहीं पता उसमें शेड्यूल कितने, सेक्शंस कितने। पर आप ध्यान रखिएगा इट कंटेन्स सेक्शन 1 टू लेके 298, इसमें टोटल 298 सेक्शंस है इस कानून के अंदर, ठीक है, 298 यानी 298 धाराएं इसके अंदर, 298 सेक्शंस है, और कितने हैं ये, कितने हैं 14 शेड्यूल्स है, कितने 14 शेड्यूल्स है, राइट, 14 शेड्यूल्स है और 298 सेक्शंस है। ध्यान रखने वाली बात है, याद रखने वाली है कि इनकम टैक्स एक्ट आया कब था, 1 अप्रैल 1962 में आया था, और उसके अंदर 298 सेक्शंस है और 14 शेड्यूल्स है, 14 शेड्यूल्स है, ठीक है। अ सेक्शन में हैव अ सबसेक्शन एंड क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज। मैं कह रहा हूँ आपको नोट्स मैंने इस तरीके से बताया, किसी भी चीज़ को मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेक्शन जो होता है, जो धारा होती है, उसकी सबसेक्शन भी होती है, उसके क्लॉजेज भी होते हैं, और उसके क्या होता है, सब क्लॉजेज भी होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे होते हैं क्लॉजेज, सब क्लॉजेज सेक्शंस में, उसको पढ़ेंगे अपन, 1 मिनट है भैया। देखिएगा, देखिएगा जब कोई सेक्शंस होगी उसके अंदर उसके क्या होंगे, सब सेक्शन होगा, क्या होगा, सब सेक्शन होगा। उस सब सेक्शन के अंदर इसी सेक्शन के अंदर उसके और क्या होंगे, क्लॉजेज होंगे, उसी क्लॉजेज के अंदर क्या होंगे, सब क्लॉजेज होंगे। आगे और क्या होता है इस सेक्शन के अंदर, और क्या हो सकता है, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा। इस सेक्शन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रोविजो होगा, क्या होगा, प्रोविजो होगा। ये मैकेनिज्म है, हर कानून में ये फिक्स होता है। जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे आप, तो उसके अंदर यही है, हर कानून के अंदर, चाहे जीएसटी का कानून हो, एक्ट हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे सेल ऑफ द गुड्स एक्ट हो, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो हमारा, उसके भी क्या है, शेड्यूल्स है। इसमें कुछ शेड्यूल्स भी होते हैं, राइट। किसी चीज़ को आपको ज़्यादा एलोबरेट करना है तो क्या डाल रखे, शेड्यूल्स डाल रखे, शेड्यूल्स डाल रखे, उसके अंदर अलग अलग एलोब्रेशन कर रखा है। क्या क्या है ये चीज़ें भी आप अपन पढ़ते चलते हैं। देखिएगा, अ सेक्शन में हैव सब सेक्शन, एक सेक्शन के अंदर में हैव, जरूरी नहीं होगी, जरूरत पड़ेगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो सेक्शन है में हैव सब सेक्शन, में हैव क्लॉज, में हैव सब क्लॉज, राइट। क्या सब सेक्शन क्या है सर, ये सब सेक्शन क्लॉज क्या है, पढ़ते हैं। Such part of the section where each part is related with the other and all subsections taken together complete the concept of the section। यानी जिस सेक्शन के अंदर, किसी सेक्शन के अंदर आपको क्या ज़रूरत है, उसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, उस सेक्शन को और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट और कर देंगे, उसको बोल देंगे सब सेक्शन। यानी एक ही मैं बात बोलूँ कि पर्टिकुलर एक चीज़ के अंदर 4-5 तरीके की चीज़ है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ कि भाई गोवा जाने के 4 रास्ते हैं, तो मैंने यहाँ सेक्शन हो गया, सेक्शन में बोलता है गोवा जाने के 4 रास्ते हैं, ठीक है। नीचे बोला सब सेक्शन 1 एक रास्ता, सब सेक्शन 2 दूसरा रास्ता, सब सेक्शन 3 तीसरा रास्ता, सब सेक्शन 4 चौथा रास्ता। अभी चारों कंप्लीट होगा तब इस सेक्शन का मतलब पूरा होगा। सेक्शन का सवाल ही हमारा ये था कि गोवा जाने के कितने रास्ते और क्या क्या है, ठीक है। तो ये सेक्शन का मतलब हुआ कि गोवा जाने के 4 रास्ते एक बात बताई, और 4 सब सेक्शन में बताई कि कौन से रास्ते, उनका एक्सप्लेनेशन किया, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हुआ कि जब सब सेक्शन का मतलब ये हुआ, जब वो सब सेक्शन हमेशा सेक्शन से रिलेटेड होगा और सब सेक्शन मिलकर एक सेक्शन का पूरा मतलब, पूरा मीनिंग समझाएगा, उसको बोलते हैं सब सेक्शन, उसको बोलते हैं सब सेक्शन। सच पार्ट ऑफ द सेक्शन वेर ईच पार्ट इज रिलेटेड विद अदर
each part is related with other and all subsection taken together complete the concept of सेक्शन। जब साथ में ले लेंगे सारे सेक्शंस को तो उसका कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा उस सेक्शन का असली मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। तो चलिए क्लॉज क्या होते हैं? व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड वन इज नॉट रिलेटेड विद अदर सच पार्ट आर कॉल्ड क्लॉजेस। सच पार्ट आर कॉल्ड क्लॉजेस। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, क्लॉज सबसेक्शन और किसका, प्रोविजो का, राइट। एक और होगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप यहाँ देखिए, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, ईच पार्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लॉजेस। अभी समझाऊंगा क्या होगा। प्रोविजो क्या होता है, द प्रोविजन टू द सेक्शन सबसेक्शन क्लॉजेस स्पेल आउट द एक्सेप्शंस टू द प्रोविजंस कंटेन इन द रेस्पेक्टिव सेक्शन सबसेक्शन। प्रोविजो का मतलब हुआ जहाँ पे भी एक्सेप्शंस वाली कंडीशंस आएगी, जहाँ पे भी एक्सेप्शंस वाली कंडीशन आएगी वहाँ पे प्रोविजो लिखा होगा। प्रोविजन टू, प्रोवाइडेड टू, मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूँ, यही एग्जांपल मैं आपके सामने, गोवा जाने के 4 रास्ते, नीचे एक लिखा हुआ प्रोवाइडेड। जैसे एक रास्ता, चौथा रास्ता क्या है हमारे सामने, चौथा रास्ता ये है कि भैया मुंबई होके आपको जाना पड़ेगा, मुंबई होके जाना पड़ेगा। नीचे लिखा हुआ एक प्रोविजो डाल दिया उसने, प्रोविजो 1, इसी के सब सेक्शन के अंदर, चौथे के अंदर प्रोविजो ये लिखा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुंबई जाते हुए जाना पड़ेगा, सिटी को छोड़ते हुए जाना पड़ेगा, मुंबई सिटी के अंदर से नहीं जा सकते, आपको बाहर होके जाना पड़ेगा। कहाँ से जाएगा, मुंबई सिटी के बाहर होके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने एक्सेप्शन डाल दिया। एक्सेप्शन डाल दिया मतलब सारी चीज़ें सही है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आप नहीं कर सकते। अगर मुंबई के अंदर से होके जाओगे तो आप जा नहीं पाओगे गोवा, क्योंकि आप पकड़े जाओगे, जो भी है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई ट्रैफिक में फंस जाओगे या कोई पुलिस चालान हो जाएगा, समझो मेरी बात। तो कहने का मतलब जहाँ पे आपको कोई चीज़ करने से रोकता है या कोई चीज़ एक्सेप्शन बताता है कि भाई आप जा तो सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आप 60 की स्पीड से नहीं जा सकते, वहाँ पे कोई लिमिटेशन डालता है, कोई एक्सेप्शन डालता है वहाँ पे, तो वो क्या हो जाता है, प्रोविजो हो जाता है। वहाँ पे क्या डाल जाता है, प्रोविजो डाला जाता है। इसका एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा मैं भी, उस मॉड्यूल के अंदर एग्जाम्पल है उसके साथ समझा दूंगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है वो भी समझे। इट गिव्स अ क्लैरिफिकेशन, सिंपल सी बात, एक्सप्लेनेशन का मतलब ही एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। इट गिव्स द क्लैरिफिकेशन, किसी चीज़ का समझ में नहीं आता, एक्सप्लेनेशन डाल के उसका क्लैरिफिकेशन, उसका मतलब समझाया जाता है। रिलेटिंग टू द प्रोविजन, वो प्रोविजन कंटेनिंग इन द रेस्पेक्टिव सेक्शन सबसेक्शन एंड क्लॉजेस। उस सेक्शन सबसेक्शन या क्लॉजेस के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसी बात है समझ नहीं आता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन नीचे डाला हुआ होता है। वो उस बात को एलोबरेट करता है, आपको डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है और क्लैरिफाई करता है, राइट। देखिएगा एक बार, इसका एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाता हूँ, देखिएगा। क्लॉजेस का एग्जाम्पल मैं आपको स्पेशली देता हूँ, देखिएगा। सेक्शन 2 के अंदर फॉर एग्जांपल है द क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 2। सेक्शन 2 करके एक सेक्शन है इनकम टैक्स की, आप लोड नहीं लेना है सेक्शन का, मैं आपको सब बता दूंगा कौन सी सेक्शन का है। उसमें ये लिखा गया है द मीनिंग ऑफ टर्म यूज इन द इनकम टैक्स 1961, डिफाइन द मीनिंग्स ऑफ टर्म्स। जितने भी मीनिंग्स है टर्म्स है उनमें सेक्शन 2 के अंदर उनकी मीनिंग दी गई है। यानी अगर कोई भी बात हो एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या, तो सेक्शन 2 के अंदर। पर्सन का मतलब क्या, तो सेक्शन 2 के अंदर। हर बात की मीनिंग का डेफिनेशन किस में दे रखा है, उस एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर। उसमें बहुत सारे सब सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 30 40 50 ऐसे कुछ है। ठीक है, वहाँ पे उसी सेक्शन के अंदर लिखा हुआ क्लॉज 1A। सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज 1A दिया हुआ है। उस क्लॉज के अंदर, सेक्शन के अंदर क्लॉज आया, क्लॉज ये बोलता है क्लॉज का सेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। क्लॉज का सेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, वो तो सिर्फ किसी चीज़ का मतलब इंडिपेंडेंट रूप में मतलब बताता है। देखना, डिफाइंस एग्रीकल्चरल इनकम, क्लॉज 1 डिफाइंस अमालगमेशन एंड सो ऑन, ईच वन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्लॉज ऑफ द सेम सेक्शन। यानी एक सेक्शन के अंदर 4 चीज़ें आई तो 4 चीज़ों का मतलब समझाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देख लीजिएगा, ज़रा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मैं जैसे जैसे इसको पढ़ाते जाएंगे ना अपन, जैसे जैसे इसको करते जाएंगे वैसे मैं आपको समझाता जाऊँगा। यहाँ पे सब सेक्शन आया, यहाँ पे क्लॉज आया, यहाँ पे प्रोविजो आया, ये यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं क्लॉज का। फॉर एग्जांपल यही अपना जो गोवा वाला एग्जांपल है, इसी गोवा वाले एग्जांपल में जब सेक्शन वो सब सेक्शन 1 गोवा जाना कैसे है, क्या रास्ते है और कैसे जाया जाएगा, तो उसका 4 क्लॉज सब सेक्शन हमने डाले थे, 4 तरीके के रास्ते हैं। आप इन चारों
तरीके के रास्ते से जा सकते हैं। चौथे रास्ते में एक प्रोविजो डाला होता है, एक एक्सप्रेशन डाला होता कि एक्सेप्शन क्या डाला होता कि बाहर से जाना है, आप वहाँ के अंदर से नहीं जा सकते, उस सिटी के अंदर से नहीं जा सकते। ठीक है भैया। सब सेक्शन 1 के अंदर बोला था कि आप गोवा दिल्ली होकर भी जा सकते हो, आप गोवा दिल्ली होकर भी जा सकते हो, लेकिन आपको दिल्ली होकर, जैसे मैंने बोला दिल्ली होकर जाओगे आपको राजपथ के पास से निकलना पड़ेगा। आपको ऐसे करके रूट बता रखा मैंने दिल्ली में, ठीक है। आपको गुड़गांव के पास से होकर जाना पड़ेगा, जो गुरुग्राम है वहाँ से। फिर मैंने नीचे क्या डाला, इसी सब सेक्शन के अंदर नीचे डाला मैंने क्या, क्लॉज डाला, क्लॉज 1। उसमें मैंने लिखा गुरुग्राम का मतलब डिफाइंस, गुरुग्राम का मतलब है एक सिटी है हरियाणा की, ठीक है। फिर मैंने लिखा क्लॉज 2 मतलब राजपथ क्या है, राजपथ डिफाइंस, राजपथ एक एरिया है दिल्ली का और जहाँ पे ये होता है इस तरीके से। यानी अब इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, राजपथ गुरुग्राम का आपस में लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इस सेक्शन को एक और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए उसके अंदर क्या आ गया, क्लॉज आ गया। हालांकि सेक्शंस के सारे सब सेक्शन हुए, क्लॉज हुए या प्रोविजन हुए या एक्सप्लेनेशन हो गया, इन सब का मुद्दा यही है कि उस सेक्शन को आप समझ सको, उस सेक्शन को आप अच्छी तरीके से उसका मतलब निकाल सको, उस सेक्शन का अच्छी तरह मतलब निकाल सको। और भी प्रैक्टिकल जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो अपन पढ़ेंगे जो एक्चुअली अभी तो बेसिक चल रहे, जैसे इसको आगे पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा। इसको बोलते प्रोविजो, इसको बोलते एक्सप्लेनेशन, इसको बोलते सब सेक्शन, इसको बोलते क्लॉज और इसको बोलते सेक्शन। ये चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी है, मैं इतना टाइम इसलिए इसमें दे रहा हूँ कि आपको जब तक कोई चीज़ बेसिकली समझ में नहीं आएगी आप आगे नहीं चल पाओगे। आपको जब लॉ पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप पढ़ोगे कैसे। यहाँ पे तो मैं बोलूँगा नोट्स ले लिए आपने, किसी फैकल्टी के नोट्स ले लिए या वीडियोस देख लिया, आपने रट लिया उस चीज़ को, रटने से काम नहीं चलेगा। हमें आगे बढ़ना है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब तक इंडिया के अंदर इस तरीके एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा हमारे देश के अंदर कि हम किसी चीज़ को धरातल से समझे, उसकी बेसिक कंसेप्ट समझे, उसका जो मोटिव है, उसका जो ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य को हमारे जहन में ले, पढ़ते समय हमें ये पता होना चाहिए कि वो बताना क्या जा रहा है, पूछना क्या जा रहा है, और उसका पकड़ जो कंट्रोलिंग पावर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अगर हमारी 200% नहीं हुई तो हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे दुनिया के दूसरे लोगों से। समझे मेरी बात। तो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बैठे बैठे कोसने से मतलब नहीं चलेगा, हमें अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। हमें पढ़ते समय और ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ों को, तब जाके हमें क्या होगा, हम कहीं पर भी कम्पीट कर पाएंगे। आज अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आप फाउंडेशन में हो या आप CS के बच्चे हो, आप जस्ट 12th पास आउट हो, 11th पास आउट हो, राइट। तो अब आपको बहुत लाइफ देखनी है, अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करने हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया में अलग अलग तरीके के लोगों से आपको फेस करना है, राइट। तो जब तक आपको वो फेस करने के लिए आपके अंदर वो हुनर नहीं होगा आप उनको फेस नहीं कर पाओगे। समझे मेरी बात। तो लॉ पढ़ने की मैं इसमें टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि लॉ पढ़ने की ये जो क्लॉजेज है, एक्सप्लेनेशन, प्रोविजो और सबसेक्शन, इनका मतलब आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इनको समझोगे, देखोगे, तब आपको और ज़्यादा आप उसमें मजबूत होंगे। अगर कोई चीज़ यहाँ पर भी, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल बोल दिया, कोई चीज़ बता दी, एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोविजो को बता दिया, अब आपको लगता है प्रोविजो है क्या, मुझे सर की थोड़ी थोड़ी बातें समझ, जैसे मैंने रोक दिया, मैंने इसलिए रोका, इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने आपको 50% ही किया है। 50% इसलिए रोका, मैंने कहा जब मैं ये जो आगे पढ़ाऊंगा, जैसे प्रैक्टिकली सेक्शन आएगी, उस सेक्शन के बारे में आप समझोगे, तब मैं बताऊंगा देखो ये बात क्या हुई, ये बात एक्सप्लेनेशन हुई, ये बात प्रोविजन, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, राइट। आप उसकी रिसर्च करो। जब आप फ्री बैठे हो, आप किसी चीज़ को नहीं हो, आपको पर्टिकुलर आपके किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी में दिक्कत आ रही है, डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आ रहा है, 11th-12th में ही हो आप या फाउंडेशन में हो, आपको डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो आप क्या करो, उन चीज़ों के अंदर, आप क्या करो, अब उन चीज़ों के अंदर क्या करो, अपने आप को और रिसर्च और तह तक, मतलब उसकी बेस तक ले जाओ, तो आपको चीज़ों को और अच्छे समझने में मज़ा आएगा, आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। समझो मेरी बात। और जब तक आप मास्टरी नहीं कर लोगे किसी चीज़ में, आप आगे कम्पीट नहीं कर पाओगे। आप ठीक है गली, छोटी सी गली लेके निकल जाओगे, उस निकलने से काम नहीं बनेगा मेरे दोस्त, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। चलो वापस बात पर है, सर आपने तो फालतू का ज्ञान दे दिया। चलो, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ को कानून चलाने के लिए जो पहिए है इसका, सबसे मेन मैंने बताया उसका गियर बॉक्स है, जो इंजन समझ लो उसका, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर मैंने उसमें बताया उसमें क्या क्या, उसमें सेक्शंस होती है, उसमें सब सेक्शन होती है, क्लॉज, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन और हाँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर अब बात करते हैं दूसरे पहिए की, यानी दूसरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की, उस पर्टिकुलर इनकम टैक्स लॉ की, गाड़ी चलने वाले की दूसरा किसी एलिमेंट की बात करते हैं, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रूल 1962। इनकम टैक्स रूल 1962, राइट।
क्या बोलता है इनकम टैक्स रूल 1962? एक्चुअल में हुआ क्या सर, आ गया एक्ट आ गया, सारी बातें हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है आपको, या और ज़्यादा उस चीज़ पे क्या है, उस चीज़ पे रूल्स बनाने की ज़रूरत है आपको कि भैया आप पर्टिकुलर, जैसे मैंने बोल दिया कि गोवा वाला जो सब सेक्शन हो गया, मैंने कहा गोवा जाने के 4 रास्ते हैं, ठीक है। फिर एक जगह मुझे ये रूल ये भी बनाना पड़ेगा कि जो सेक्शन जो मैंने आपको गोवा जाने के 4 रूट बताए या गोवा जाने के रास्ते बताए या तरीके बताए जिसमें सब सेक्शन थे, उसमें सारी चीज़ें डाल दी, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक रूल बनाना है उसके लिए अलग से कि ये जो सेक्शन जो भी फॉलो करेगा या ये जो सेक्शन पढ़ के जो भी काम करेगा उसको ये ध्यान रखना है स्पीड 100 से ऊपर नहीं होगी, जहाँ पे भी आप जाओ हाईएस्ट स्पीड आपकी 100 होगी। ये जो रूल मैंने डाल दिया इस सेक्शन के लिए, वो रूल्स किस में डाले गए हैं, वो डाले गए इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंदर। इनकम टैक्स रूल 1962, मैंने बोला था 1961 में एक्ट आया था, 1962 में जब एक्ट बन के तैयार हो जाता है, वैसे वैसा जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है तो कंपनीज रूल है वो द कंपनीज रूल 2014 है, क्या है, 1 साल बाद में उस पूरे एक्ट का समराइज करके जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ रूल्स और रेगुलेशंस डाले जाते हैं, उसको अलग से एक रूल बुक बनाई जाती है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रूल 1962, इनकम टैक्स रूल 1962। ओके, समझो मेरी बात। चलो, फॉर्मुलेटेड बाय प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो उसको बनाता है ऑफ द एक्ट। एक्ट के अंदर डाला हुआ होता है कि इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा ये पर्टिकुलर फलाना फलाना एडमिनिस्ट्रेटिव बनाएगा, और ये उसको पावर दी जाती है, और जिस एक्ट के अंदर पावर दी जाती है वही ये रूल्स का बनाएंगे, वही इस रूल को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाड़ी की, दूसरी, इंजन तो बन गया, लेकिन इंजन में आपको ऑयल कौन सा डालना है, इस कंपनी का डालोगे, सिंथेटिक ऑयल डालोगे, नहीं तो वो इंजन से ही नहीं चलेगा। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, मैनुअल्स, जब हम गाड़ी लेते हैं उसके साथ गाड़ी के मैनुअल्स भी होते हैं, तो वो मैनुअल्स को, उसको रूल्स को फॉर्मुलेट करने का बोलते हैं इनकम टैक्स रूल 1962। इसकी भी एक बहुत बड़ी किताब है जो भी अवेलेबल होती है। ठीक है, हम चीज़ पढ़ेंगे ना आगे से आगे, उसमें कई रूल्स के भी पार्ट होंगे, कई सेक्शंस के भी पार्ट होंगे, वो हम पढ़ते हुए चलेंगे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट उस गाड़ी का हिस्सा क्या है, एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। क्या है एनुअल फाइनेंशियल एक्ट? ठीक है, ये एनुअल फाइनेंशियल एक्ट क्या है, ये हर साल आता है, आपने सुना भी होगा, बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, फैब के अंदर बजट आता है। जब निर्मला सीतारमण अभी है, और पहले पी चिदम्बरम जी थे, उससे भी पहले अलग अलग थे, अरुण जेटली जी थे, और भी थे। ठीक है, तो जब वो बजट लॉन्च करते हैं हर साल, केंद्र सरकार, यूनियन मिनिस्ट्री क्या करती है, बजट लॉन्च करती है, उस बजट को बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल एक्ट बोला जाता है। वो बजट इटसेल्फ क्या हो जाती है, एनुअल फाइनेंशियल एक्ट हो जाती है। एक फॉर्मेलिटी होती है पार्लियामेंट में पास करवाने की, वो पास करवा देते हैं और वो क्या बन जाती है, एक्ट बन जाती है। अच्छा, उस एनुअल फाइनेंशियल एक्ट में क्या क्या डाल रखा होता है, उसके अंदर हर साल कुछ बेनिफिट्स देते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं, कुछ इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाते हैं, घटाते हैं, जो भी बेनिफिट, जो डिडक्शन देना है, कुछ माफ़ करना है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना है, डिफेंस को कितना देना है, ये सब चीज़ें उस एनुअल फाइनेंशियल एक्ट के अंदर डाली जाती है। उसके अकॉर्डिंग हर साल आपके इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, अमेंडमेंट होता है, चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू द एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। ठीक है सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, इसकी ज़रूरत ये बनी, इनकम टैक्स कानून हमारा बना था 1961 में। ठीक है, 1961 में अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है सर, तो तकरीबन सर 40 और 20 60 साल होने आ गए, 59 हुए, 60 मान लो सर, 60 साल होने आए। तो सर 60 साल में दुनिया भी तो चेंज हुई है। जब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसके बाद उन्होंने इतनी चीज़ें उसके अंदर डाली थी कि ज़रूरत पड़े तो आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। उस समय उन्होंने भी लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। तो जब इनकम टैक्स 1961 में एक्ट में बना था और आज जो 60 साल हो गए, तो 60 साल में दुनिया भर की चीज़ें चेंज हुई, कमाई करने के दुनिया भर के तरीके चेंज हो गए, कमाई करने के लाखों नए फार्मूले आ गए, समझ रहे हो, इनकम कमाने के, चोरी के, टैक्स एविएशन के, दुनिया भर के सिस्टम्स आके। तो इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगानी करना, जो 1 लाख रुपए उस समय 1961 में होते थे, आज 1 लाख की क्या वैल्यू है, नहीं है। जो 1961 में 1 लाख की वैल्यू, तो आज नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ गया, दुनिया भर की चीज़ें हो गई। तो उन सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए इनकम टैक्स तो 1961 में बना हुआ है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो 1961 के चलेंगे, राइट। तो आज की तारीख में उस रूल्स को अमेंड करना, बार बार हर बोले समय के अनुसार, जो समय की मांग है उस अनुसार हमें क्या करना, उसके अंदर चेंजेस लाने, वो लाए जाते हैं एनुअल फाइनेंशियल एक्ट के अंदर। और एनुअल फाइनेंशियल एक्ट गवर्न करता है, यूनियन मिनिस्ट्री करता है। द अमेंडमेंट्स इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961
आर इफेक्टेड एवरी ईयर थ्रू द एनुअल फाइनेंशियल एक्ट, जो कुछ को बनता है यूनियन मिनिस्ट्री। जो यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी? फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, ये सीधा इसमें कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो हर साल जो उसके अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, जो भी आवश्यक ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत आवश्यक करके चेंज करके ऊपर नीचे प्लस माइनस करके लॉन्च कर दिया जाता है, बजट लॉन्च कर दिया जाता है। ये बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चौथा एलिमेंट सर्कुलर। सर्कुलर क्या है? इशूड बाय CBDT। अच्छा, ये CBDT क्या है सर? CBDT का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, CBDT। ये जो CBDT होती है, ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन है जिसको ऊपर बनाया हुआ है। इस बोर्ड के अंदर मेंबर्स है। उन मेंबर्स का काम यही है कि पूरे भारत के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेशन का फॉर्मुलेशन, सिस्टम, रेगुलेशन, इनकम टैक्स एक्ट का रेगुलेशन, इसको कैसे मेंटेन किया जाए। यानी जितने भी आयकर भवन है, जितने भी इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स ऑफिसेज है, ये सब CBDT के अंडर में आते हैं और ये वहाँ से जो भी चीज़ होती है वो इनको गवर्न करती है। ठीक है, हर जगह CBDT का ऑफिस है। इनकम टैक्स ऑफिस जो खुद है वो CBDT का ऑफिस ही माने जाते हैं। ठीक है, इशूड बाय CBDT टू क्लैरिफाई द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अच्छा, सर्कुलर का मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर आया, नया सर्कुलर आया, अपन सुनते हैं ना। सर्कुलर CBDT इशू करती है और वो इशू इसलिए करती है कि कहीं कहीं बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसी का मतलब समझने में दिक्कत हो जाती है। जो असेसी है, जो हम आप और हम टैक्स पेयर है, उसको असेसी कहा जाता है। असेसी की मीनिंग भी पढ़ेंगे। जो असेसी है उनका सोचना अलग होता है, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, उनका समझने का मतलब अलग होता है। लेकिन डिपार्टमेंट का मतलब अलग है, क्योंकि दोनों के मोटिव, दोनों के उद्देश्य अलग है। डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए, रेवेन्यू आना चाहिए, तो वो रेवेन्यू कमाने के हिसाब से सोचेगा, और असेसी को पैसा बचाना है देने से, तो बचाने के हिसाब से सोचेगा। तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जब ऐसे कन्फ्लिक्ट हो और ऐसे मीनिंग और स्कोप में कहीं दिक्कत होती है, तब CBDT कूद पड़ता है बीच के अंदर, वो एक सर्कुलर इशू कर देता है। और इन दोनों के झगड़े में जो भी इशू होता है, उस इशू को बाद जो ये कह देगा वो फाइनल हो जाएगा। और CBDT ने कह दिया कि आज से मतलब ये है, या तो इस पक्ष में गिराएगा या उस पक्ष में गिराएगा, और जो इसने गिरा दिया वो क्या हो जाएगा? फुल एंड फाइनल हो जाएगा। तो सर्कुलर कौन इशू करता है? CBDT करता है। टाइम टाइम पे करता है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो सर्कुलर इशू कर देता है। ठीक है, हाँ, आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो जाकर के, भैया हमें ये दिक्कत है, आप कोई सर्कुलर इशू करो, उसको क्लैरिफिकेशन करो, तो वो करेंगे। राइट, डिपार्टमेंट खुद अपनी तरफ से भी कहेगा तो भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना, नोटिफिकेशन इशू कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। टू गिव द इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। किसी प्रोविजन ऑफ द एक्ट को इफेक्ट देने के लिए नोटिफिकेशन इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट कर देता है। यानी हमें लगता है कि भाई नया प्रोविजन डाला है, ये कब से लागू होगा, ये कब से विथ इफेक्ट फ्रॉम लिखा होता है ना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, या तो पहले से इफेक्ट माना जाएगा, या विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो जब ऐसे इफेक्ट डालने हो किसी भी चीज़ में, तो नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, वो किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। CBDT इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक एंड अमेंड रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट बाय इशूइंग नोटिफिकेशन। अच्छा, ये नोटिफिकेशन का पावर CBDT के पास भी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर आपको अमेंडमेंट करना है, जो इनकम टैक्स रूल्स थे 1962 उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है, तो CBDT के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन के जरिए क्या कर सकता है, आप ऐसा अमेंडमेंट कर सकता है, और वो अमेंडमेंट करके नोटिफिकेशन इशू कर सकता है। उससे डिपार्टमेंट को भी पता चल जाएगा ये चेंज किया, और आप असेसी को भी पता चल जाए। राइट, छठा, एक और जो स्टेपनी होती है, जैसे अपनी गाड़ी के पीछे होता है ना एक्स्ट्रा टायर, वैसे एक्स्ट्रा टायर होता है, लेकिन उसका उतना रोल है जितना इन सब एलिमेंट्स का रोल है, इन सब कंपोनेंट्स का रोल है इनकम टैक्स लॉ के अंदर, वो है केस लॉस। वो है केस लॉस। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो इनसे किसी ना सर्कुलर से सॉल्व होती है, ना नोटिफिकेशन सॉल्व होती है, ना रूल्स पे लिखा हुआ है, ना सेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है, ना फाइनेंस एक्ट में लिखा हुआ है। तब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। किसके बीच में? टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में। जब टैक्स पेयर यानी असेसी और डिपार्टमेंट के बीच में जब लड़ाई होती है, तो वो लड़ाई जाती है कोर्ट के अंदर। और जब कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, या तो इस पक्ष में या इस पक्ष में, जो फैसला उसने सुनाया वो फैसला इटसेल्फ क्या बन जाता है? एक ऑर्डर बन जाता है, और ऑर्डर बनने के बाद वही बन जाता है लॉ बन जाता है। वो क्या बन जाता है? लॉ। इट रेफर टू द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। यानी फिर अगली बार फिर कहीं पे भी, जैसे ये मद्रास में ये लफड़ा हुआ, दोनों हुआ, मद्रास कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया,
फिर राजस्थान में सेम मैटर किसी टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में सेम मैटर हो रहा है, तो वो उस कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए बोल देंगे भाई उस समय 1962 में या 1970 में एक केस हुआ था, उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्स दिए या ये इन्होंने फैसला सुनाया है, उस फैसले के अकॉर्डिंग हमारे केस के अंदर भी ये फैसला लागू होता है और वहाँ पे लागू करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर ही क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कंपोनेंट्स के अंदर? नहीं सर, आप आगे चल सकते, हम इसको और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, लेवी ऑफ इनकम टैक्स। लेवी ऑफ इनकम टैक्स का मतलब है कि इनकम टैक्स लागू किस पे होता है। लागू मतलब लेवी, चार्ज किस पे होता है, जिसको बोलते हैं सेक्शन 4 के अंदर हमें दे रखा है। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सेक्शन का शुभारंभ कर रहा हूँ, गणेश जी का नाम लेके शुभारंभ करें ताकि हम कभी भूले ना। तो सेक्शन 4 के अंदर, जिसको हम चार्जिंग सेक्शन भी कहते हैं, किसकी चार्जिंग सेक्शन कहते हैं, इनकम टैक्स की चार्जिंग सेक्शन भी कहते हैं, सेक्शन 4। चार्जिंग सेक्शन का मतलब सर, चार्जिंग सेक्शन का मतलब वो सिपाही, वो सेनापति जो इंचार्ज होता है पूरी सेनाओं का, यानी पूरी इनकम टैक्स की 298 सेक्शंस के ऊपर जो चार्जिंग लगाने वाला पावर है वो किसके पास है, सेक्शन 4 के पास है। तो उसको बोला जाए चार्जिंग सेक्शन होती है, वो नंबर 1 सेक्शन होती है, उसी से चार्ज स्टार्ट होता है, उसी से क्या होता है, सारी चीज़ों का फॉलोअप स्टार्ट होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट की चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4, और चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है कि इनकम टैक्स, वेट अ मिनट, क्या बोलती है चार्जिंग सेक्शन, ये मैं हटा रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। बोलती है इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेवाइड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द एवरी पर्सन। देखो 3 चीज़ें यहाँ पे आई। पहली बात तो इनकम टैक्स है, वो एक टैक्स है, इज अ टैक्स, ठीक है, वो तो हमें पता ही है सर। लेवाइड ऑन लगता किस पर है, तो बोले टोटल इनकम पे। पहली बात है किस पे लगता है कि सर ये टोटल इनकम पे लगता है। अच्छा, किसकी, ऑफ द प्रीवियस ईयर, किसकी, प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे लगता है। ऑफ एवरी पर्सन, वो किस पे लगता है, एवरी पर्सन की, यानी हर पर्सन की, एवरी पर्सन की प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, उसको बोलेंगे इनकम टैक्स। बस सिंपल सी बात। सर ये टोटल इनकम क्या होता है, सर ये प्रीवियस ईयर क्या होता है, सर ये पर्सन क्या होता है, एवरी पर्सन में कौन कौन आएंगे, सर ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। आपको लोड लेने की आवश्यकता है ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ। टोटल इनकम की डेफिनेशन में पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एवरी पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपको दिक्कत करने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है, राइट। आज के लेक्चर में हम टोटल इनकम और प्रीवियस ईयर लेके चलेंगे, एवरी पर्सन की डेफिनेशन में नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इसको करूँगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है लेक्चर हमारा, ठीक है। चलो, टोटल इनकम, यानी ये तो पता चल गया सेक्शन 4 क्या है, सेक्शन 4 है भैया चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 4 क्या है, चार्जिंग सेक्शन है। और चार्जिंग सेक्शन क्या करती है, चार्ज करती है इनकम टैक्स, और वो बोलती है कि इनकम टैक्स एक टैक्स है जो कि लेवाइड होता है किस पे, टोटल इनकम पे लेवाइड होता है। अभी तक यहीं रोक देते हैं बात, आगे प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन रुक जाते हैं। इनकम टैक्स एक टैक्स है जो कि लेवाइड होता है टोटल इनकम पे। अच्छा सर, ये टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, टोटल इनकम होता क्या है, कैसे होगा, ये बस टोटल इनकम निकालने आ गई। टोटल इनकम हमने पढ़ ली तो मतलब पूरा इनकम टैक्स पढ़ लिया। इनकम टैक्स का मतलब ही ये है, इनकम टैक्स पूरे सब्जेक्ट पूरे एक्ट का मतलब ही है टोटल इनकम निकालना, उसका उद्देश्य यही है टोटल इनकम निकालना। यानी शुरू से एंड तक जो हम पूरी इनकम निकालेंगे उसको लास्ट में जो चीज़ निकलेगी उसको बोलेंगे टोटल इनकम, और उस टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे इनकम टैक्स, राइट। तो अगर टोटल इनकम निकालना सीखना है तो हमें अभी तक स्टार्टिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ आगे पढ़नी है, बहुत सारे लेक्चर होंगे, राइट है। लेकिन एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं कि टोटल इनकम निकलेगा कितने स्टेप्स के अंदर निकलेगा। देखिएगा होता क्या टोटल इनकम, उसकी डेफिनेशन में इनकम टैक्स इज लेवाइड ऑफ एन असेसीज टोटल इनकम। अच्छा, टोटल इनकम किसकी, कि सर असेसी की, जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर को हम क्या नाम से बुलाएंगे, असेसी। असेसी की डेफिनेशन क्या होगी, कौन से सेक्शन में दे रखी है वो भी पढ़ेंगे हम। तो हम जो टैक्स पेयर है उसकी टोटल इनकम पे जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे इनकम टैक्स। ठीक है सर ये टोटल इनकम बहुत वजनदार चीज़ लग रही है, बिल्कुल है। टोटल इनकम हैज़ टू बी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंटेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, ये टोटल इनकम कैलकुलेट कैसे होगी, कंप्यूट कैसे होगी, कि जितने भी प्रोविजन और सेक्शन दे रखे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उनके बेसिस पे वो सारे सेक्शन और प्रोविजन ही इसलिए दे रखे ताकि आप टोटल इनकम निकाल सको। तो अगर सिंपल सी बात बोलूँ तो ये जो टोटल इनकम कंप्यूट होगी, जो सारे प्रोविजन है उनको सबको मिलाएंगे, उनमें देखेंगे कहाँ कहाँ मारे और सब निकाल के जो कंप्यूट हो जाएगी उसको बोलेंगे टोटल इनकम। तो लोड लेने वाली बात नहीं है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, फिर टोटल इनकम निकलेगी अपनी।
ठीक है सर, ये तो आपने अच्छा बोल दिया। जब भी आप बोलते हो लोड लेने की बात नहीं है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अब लेने की बात ही नहीं है। जब लेने की बात ही नहीं है तो लेवे क्यों। ठीक है, चलो एक ब्रीफ नॉलेज देख लेते हैं कि टोटल इनकम निकालने के कितने स्टेप होते हैं, किस किस तरीके से। देखो ज़्यादा लोड नहीं रहना, इसमें सिर्फ ब्रीफ नॉलेज है। ठीक है, ऐसे दे रखा है, हम देख लेते हैं एक एक स्टेप को, मतलब एक एक स्टेप ही एक एक चैप्टर है, ये समझ लो आप, है ना। उसको आगे से अपन डिटेल में पढ़ेंगे। चलो स्टेप 1, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले हमें उस टैक्स पेयर का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा कि भैया इंडियन है या फॉरेनर है, इंडियन है या फॉरेनर है। अच्छा सर, वो तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा, कोई गोरा दिख गया तो सर वो फॉरेनर है, और कोई ऐसे ब्लैक डॉट आ गया उसमें अपने जैसे वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया, क्रीमी हो गया, गेहुआ कलर जिसको बोलते हो गया, तो हम बोल देंगे इंडियन। हम तो पहचान लेते हैं सर, 2 मिनट में पहचान लेते हैं, साउथ का है, यहाँ का है, कहाँ का, हम तो पहचान लेते हैं। पर इंडियन के खून मतलब ऐसे देखते पता चलता है अपना भारतीय जो भी है। नहीं, इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होगा। जब आपको ये स्टेटस, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कितने दिन भारत में रहा और कितने दिन बाहर रहा। उसके बेसिस पे पता चलेगा कि उस साल के अंदर वो इंडिया में कितने दिन, अगर फिक्स दिन जो इसमें दे रखे है अमाउंट, उस दिन में रहा तो वो इंडियन हो जाएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, फॉरेनर हो जाएगा, और जो इंडियन माना जाएगा उसको बोला जाएगा रेजिडेंट बोला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इसको आप देख लीजिएगा, 2 तरीके होते हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के अंदर रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी, आर एंड NOR। ठीक है, दिमाग मत लगाएगा, लोड लेने, इसको डिटेल में पूरे चैप्टर है वो पढ़ेंगे, तब ये बहुत ईजी लग जाएगा आपको। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कि भैया वो है कहाँ का। ठीक है, दूसरा स्टेप, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड, यानी अलग अलग हेड के अंदर हम उसकी इनकम का क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी वो इनकम कमाता किस किस हेड में है, किस किस तरीके की इनकम कमाता है, अलग अलग हेड में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और उस हेड में उस प्रोविजन, उस हेड के उस जो भी सेक्शंस में प्रोविजन दे रखे हैं इनकम टैक्स के अंदर, उसके हमें उसका कैलकुलेशन, उस हिसाब से हमें उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यानी उसकी इनकम क्या है कि भैया आप सैलरी कमाते हो, आपकी इनकम कहाँ से आती है कि भाई मैं नौकरी करता हूँ, सैलरी। ठीक है भैया, तो आप सैलरी हेड में। दूसरा क्या आपका क्या इनकम, कि भैया इनकम तो ज़्यादा कुछ नहीं है, घर वर है, किराए पे दे रखे हैं, और तो क्या इनकम है भैया, ठीक है आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, चलो आप साइड में जो। तीसरा हो आपका क्या, आप बिजनेस चलता है छोटा मोटा, कोई चार्टर अकाउंटेंट, कोई बिजनेस विजनेस चलता है मेरा, और हाँ ठीक है भैया आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, आप इस वाले हेड में चलो। नेक्स्ट आपका क्या इनकम है, इनकम तो पिछले साल तो कुछ नहीं हुआ, घर ही बैठा था, लॉकडाउन था, एक ज़मीन बेची थी, एक प्लॉट बेचा था मैंने, बिल्कुल प्लॉट ज़मीन बेची कोई आपने, आपका कैपिटल गेन हो गया। क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया, आप इस हेड में आ जाओ, चलो साइड में जाओ। लास्ट वाला अदर सोर्स, बोले देखो ना तो मेरी सैलरी आती है, ना मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कोई कर ही नहीं है, ना कोई प्लॉट बेचे, खरीदे ही नहीं तो बेचूंगा कहाँ से, वो भी नहीं है। बिजनेस पहले कोई इतने ज़माने में 20-25 साल पहले बंद हो गए। तो क्या आपका बिजनेस क्या है, अब कमाते कैसे हो, आपका सोर्स, आय की सोर्स क्या है, कुछ नहीं है। देखो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, थोड़ा बहुत डिविडेंड विविडेंड आ जाता है पैसा, और थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ मार लेता हूँ, कमीशन वमीशन हो जाता है, थोड़ा बहुत सट्टा वट्टा खेल लेता हूँ तो लॉटरी वॉटरी की इनकम हो जाती है, घोड़ों पे दाव लगा लेता हूँ। तो अच्छा आपका अदर सोर्स है, मतलब इन सब सोर्स के अलावा कोई और ही सोर्स है आपका, दैट मीन्स आप इस हेड में आ जाओ। समझ मेरी बात। तो ये क्लासिफिकेशन हमें करना पड़ेगा, हर एसएससी को देखते हुए, उसके बिजनेस, उसके धंधे को देखते हुए, उसको अलग अलग हेड के अंदर डालना पड़ेगा, उसको अलग अलग प्रोविजन के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा। अच्छा सर, क्या एक ही आदमी की सारी इनकम हो सकती है? अब बिल्कुल हो सकती है भाई, कौन रोक सकता है। एक ही आदमी सैलरी भी ले रहा है, बिजनेस भी चल रहा है, कैपिटल गेन भी, प्लॉट भी बेच सकता है, और घर भी किराए पे दे रखे है, और डिविडेंड विविडेंड लॉटरी वॉटरी भी खेलता है। एक आदमी की सारी इनकम भी हो सकती है, देखेंगे सबकी होगी, जैसे जैसे होगी वैसे वैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, स्टेप 3 अलग अलग कर दिया आदमी को। तीसरा स्टेप, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। अच्छा, सब हेड में एकदम प्रोविजन के हिसाब से कंप्यूटर कर लिया, क्या डिडक्शन देना, उसको फायदा देना, क्या इनकम आ रही है, कैसे होगा, सब कुछ जो प्रोविजन पढ़ेंगे अपन आगे, वैसे वैसे उसका कैलकुलेशन कर दिया। इनकम इज टू बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द गवर्निंग द पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम, उस हेड के हिसाब से हमने गवर्न कर दिया। कुछ एग्जाम्शन हो गए, अगर उसको एग्जाम्शन मिल रहे हैं तो उसको एग्जाम्शन भी देंगे, क्या होता है एग्जाम्शन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी हम उसको दे देंगे। स्टेप 4, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस माइनर एंड चिल्ड्रन। अच्छा, दूसरे हेड में भी कर दिया, कैलकुलेशन भी कर दिया। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी इनकम क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। डाइवर्ट कहते हैं अपनी वाइफ के अकाउंट में कर देते हैं, वाइफ की इनकम दिखा देते हैं, मेरी तो नहीं है भैया, ये तो वाइफ की है। अच्छा, घर तेरे नाम का, घर का रेंट आ रहा है, वो रेंट वो वाइफ की इनकम हो गई, तो वही लेती है साहब, वो तो कहती है मैं दूंगी नहीं तुम्हें। तो भैया घर आपके नाम का है, ओनरशिप आपकी है, वाइफ के नाम रहा, यानी आप टैक्स बचाने के लिए उधर डाइवर्ट कर रहे हो। क्लब करो, उसको बोलते हैं क्लबिंग। क्या बोलते हैं,
क्लब करो, यानी वाइफ कहाँ से कमाने गई, तो वाइफ की इनकम भी आपके अंदर क्लब हो जाएगी। माइनर आपका बच्चा है, ये तो मेरे बेटे की इनकम है, अब पूरे दिन तो सुबह शाम तक घूमता रहता है आवारा, उसकी इनकम कहाँ से होगी, तो वो भी इनकम आपके अंदर क्लब हो जाए। तो क्लबिंग प्रोविजन है, पढ़ेंगे हम उसको भी, राइट। उसके बाद सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्टेप 5, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, यानी कोई लॉस हुआ तो अगले साल आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा सब पढ़ेंगे अपन बात। स्टेप 6 कंप्यूटेशन। अब ये सब करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास आया सर ग्रॉस टोटल इनकम आ गई हमारे पास। क्या आ गई, टोटल इनकम नहीं आई अभी तक, क्या आई है, ग्रॉस टोटल इनकम। तो सर टोटल इनकम कब आएगी, यानी नेट हो गई तो हो गई टोटल इनकम, अभी तो ग्रॉस है। ग्रॉस में से क्या हम लेस करेंगे, कुछ डिडक्शंस है, जो ग्रॉस में से लेस होगा वो डिडक्शन दे रखे सेक्शन 80 के अंदर, हम उसको पढ़ेंगे, वो डिडक्शन पढ़ेंगे। डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट, कुछ पेमेंट किया उसका डिडक्शन छूट मिलेगी, कुछ इनकम है उसकी मिलेगी, कुछ अदर इनकम है उसकी मिलेगी, और ये डिडक्शन मिलने के बाद जो बचेगा उसको हम स्टेप 8 के अंदर हमारे सामने क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। अगर यहाँ तक आ गया तो 80% आपका कोर्स हो गया इनकम टैक्स का, टोटल इनकम निकालने आ गई, यानी 80% इनकम टैक्स का कोर्स हो गया। अब 20% रहा है वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी पढ़ेंगे, अभी हुआ नहीं है, एक एक ये पूरा इसके ऊपर लेक्चर है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अच्छा इनकम टैक्स आने के टोटल इनकम आने के बाद हम क्या करेंगे सर आपने बताया था टोटल इनकम आने के बाद हम उसके ऊपर एक टैक्स की रेट लगाएंगे तो इनकम टैक्स आएगा। तो बिल्कुल एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्सेस ऑन द टोटल इनकम, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, एक इनकम टैक्स आ जाएगा इतने अमाउंट का, उस अमाउंट पे कुछ सरचार्जेस लगेंगे, उस अमाउंट पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, उस अमाउंट पे एडवांस टैक्स और टीडीएस होगा तो लेस हो जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा या तो टैक्स देना पड़ेगा या टैक्स रिफंड हो जाएगा। अगर आपने पहले दे रखा तो रिफंड हो जाएगा, नहीं तो देना पड़ेगा। और ये सब होगा किस केस में, ये सारी बातें हम दिखाएंगे किस में, कि सर ये सारी बातें दिखाएंगे हम, जो इनकम टैक्स का रिटर्न होता है उस रिटर्न को भरेंगे साल के अंदर, जब रिटर्न भरते हैं ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उस रिटर्न के हम ये सारी चीज़ें दिखा देंगे, राइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ये सिर्फ ब्रीफ नॉलेज है, कैसे हम चलेंगे एक एक स्टेप, और एक एक स्टेप हम आराम से चलेंगे। अभी तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, अभी बहुत कुछ चीज़ें आपको समझनी है, सीखनी है, राइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। रीजन बिंग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है कुछ जिसको आपको समझना है, जिसको आपको देखना है, सेक्शन वाइज समझना है, क्या क्या उसका मतलब है, क्या इनकम टैक्स में मतलब है, तो बहुत लंबा लेक्चर जाएगा। पर्सन की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, क्लासेस ऑफ कॉमन नहीं पढ़ेंगे हम, और एक एक जैसे AOP क्या होता है, BOI क्या होता है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म है, इनमें डिफरेंस क्या है, सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए चलेंगे। आपको लोड लेने की बात नहीं, इनकम की डेफिनेशन क्या है, रेवेन्यू कैपिटल क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम लास्ट में आके इनकम टैक्स की चार्जेबिलिटी रेट पढ़ लेंगे। और बेसिक कंसेप्ट थोड़ा लंबा चलेगा, छोटे छोटे वीडियो में मैं इसको बनाऊंगा, लेकिन 101% 200% ज़िंदगी में आपको वापस इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर ये वीडियोस आपने देख लिए। थोड़ी सी आप, कई बच्चे ऐसे जिनको पढ़ रखा है, उनको आता है, ये तो हमें आता है, ये तो इसके का पढ़ना है, ये तो हमें पता है, हम तो बहुत आगे तक पहुँच चुके हैं। मेरी बात मानो, एक बार वीडियो देखिए, 100% बताता हूँ, 40 से 50% चीज़ ऐसी निकलेगी जो आपको नहीं आती, और जो आप यहाँ पढ़ने से, आपको इस वीडियो देखने से आपको चीज़ें पता चलेगी, तो आपका बेसिक मजबूत कीजिएगा, आगे तो आप अपने आप ही बढ़ जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। कमेंट और लाइक करके, लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही आपको, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अप्रिशिएट करना हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, डेप्रिशिएट करना हो तो डेप्रिशिएट कीजिएगा, लेकिन कुछ हलचल ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर मेरे को मज़ा नहीं आता, फिर मैं वापस रुक जाऊँगा। मुझे आप जब तक आपकी तरफ से वापस 2 वे कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे होना चाहिए। मैं अकेला बोल रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से कमेंट में बोलिए, हम आमने सामने नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, कमेंट में तो आप मुझे बता ही सकते हो, राइट। और हाँ, इनकम टैक्स में पढ़ाऊँगा, अगर लाइव सेशन किसी को चाहिए, लाइव सेशन इन द सेंस लाइव क्वेश्चन सॉल्व, अगर आपका डाउट है उसको मैं सॉल्व करूँगा, तो आप मुझे रिक्वेस्ट आप सब कमेंट के अंदर डालेंगे, और डिपेंड्स अपॉन कितने आपकी रिक्वेस्ट आती है, उस बेसिस पे मैं आपके लिए सैटरडे संडे या ऐसा कुछ रख दूँगा जिसमें आप अपने डाउट्स, अभी अपना कोर्स कहाँ चल रहा है, लेट इट बी, इसके अलावा जो भी डाउट्स जितने भी आपने कहीं पे पढ़े और आपको डाउट्स लगते हैं कि पूछ रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लाइव सेशन चलेंगे, आधे 1 घंटे का चलेंगे, ज़्यादा तो नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो सकता है, आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप को कैसा लगा वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।